बच्चों कंसाइनमेंट पे लॉस हो जाता है, माल खराब हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड पर। कैसे? कंसाइनर ने माल भेजा, माल पहुंचा कंसाइनी के पास। तो जब कंसाइनर माल भेजेगा और कंसाइनी को माल मिलेगा तो बीच में रास्ते में लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जो माल है वो रास्ते में खराब हो सकता है। तो अगर माल रास्ते में खराब हो जाएगा तो फिर ये लॉस किसका होगा? ये लॉस कंसाइनी का नहीं होगा, ये लॉस कंसाइनर का होगा, क्योंकि ओनर तो इस माल का कंसाइनर ही है। माल कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद भी खराब हो सकता है, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। तो जब कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद में माल खराब होगा तो यहां भी हो सकता है। जो लॉस ऑफ गुड्स है वो नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस मतलब घी तेल भेजते हैं आप और घी तेल कुछ हमारा लीक हो जाता है, विच इज नेचुरल, नॉर्मल है। हमारा पेट्रोल डीजल है कुछ उड़ जाता है, वो एक नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, टूट जाना, जो नॉर्मल नहीं होता है, सबके साथ लॉस नहीं होता है, उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो हमें देखना है कि नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो वो एबनॉर्मल लॉस ही होगा, क्योंकि कभी भी नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हर बार होगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी बिक जाएगी, वो हर बार आपको क्लेम थोड़ी ना देती रहेगी। तो लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, जो हमारा लॉस हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट ए पोर्शन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक में बी स्टोलन और अदरवाइज लॉस्ट, में बी ट्रांजिट इन, रास्ते में भी खराब हो सकता है, कंसाइनी के गोडाउन में भी खराब हो सकता है। द कंसाइनर विल हैव टू बियर द लॉस बट नॉट द कंसाइनी, ये लॉस कंसाइनर का है। देयर में ऑल्सो बी सम इनएविटेबल नॉर्मल लॉसेस, कुछ और लॉसेस भी हो सकते हैं। इन अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, losses are classified as normal and abnormal. Therefore, in the books of consignor, accounting treatment for normal and abnormal losses are different. दोनों का accounting treatment different है। हम पहले बात, अगर हम accounting करें normal loss की, तो normal loss की accounting से पहले हम सीखते हैं कि 11th क्लास में हम क्या सीखते हैं। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, इससे प्रॉफिट पर कितना असर डिफरेंट अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो हम नॉर्मल लॉस को समझें पहले, कि जो नॉर्मल लॉस होता है ये सबके साथ होता है, तो ये अनअवॉइडेबल होता है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, और आप नो इंश्योरेंस क्लेम, इसका इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। तो ये कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, हम कस्टमर से नॉर्मल लॉस को रिकवर कर सकते हैं। जैसे आपका कांच का काम है, शीशे का काम है, खिड़कियों पर शीशे लगाने का काम है, तो बड़ा नेचुरल है कुछ ना कुछ हमारे कांच का काम है तो टूटेगा ही टूटेगा, 10% टूट जाता है, तो हम जो भी माल खरीदते हैं उसमें 10% का रेट हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है 10% का लॉस तो होना ही है, और कस्टमर हमें देगा ही देगा वो पैसा, क्योंकि सबके साथ लॉस हो रहा है, इकलौता हमारे साथ में ये लॉस नहीं हो रहा है। तो हम
क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। जैसे मिठाई की दुकान है तो थोड़ा सा सामान उसकी मिठाई खराब होगी, बेकरी का काम है, थोड़ा सा पेस्ट्री वगैरह खराब होंगी ही जब पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत पुराना सामान, खराब सामान अपने कस्टमर को बेच नहीं सकते। आपका न्यूज़पेपर बेचने का काम है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा न्यूज़पेपर जो आज नहीं बिकेगा, अगर वो नहीं बिकेगा तो वो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस नॉर्मल लॉस है, ये आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन में इस लॉस को कंसीडर कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस होता है जैसे आग लग गया, चोरी हो गई, तो ये आग लगने पर आप ये नहीं कर सकते, चोरी होने पर ये नहीं कर सकते कि अगले दिन आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आप उससे महंगा रेट कमा दो कि कल हमारे यहाँ चोरी हुई थी। वो आपसे महंगे रेट में सामान नहीं खरीदेगा, पड़ोसी से जाके खरीद लेगा, क्योंकि पड़ोसी या थोड़ा दूर जाकर जहां चोरी नहीं हुई, क्योंकि चोरी सबके यहाँ नहीं हुई। नॉर्मल लॉस सबके यहाँ होता है तो हर एक इंसान उस कॉस्ट को डालेगा तो वो रिकवर की जा सकती है। तो जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम कहते हैं कि ये अवॉइडेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस लॉस को आप थोड़ी सी ज्यादा सावधानी से बचा सकते हैं और इसका इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है आपको, प्रोवाइडेड आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिल सकता है। और कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, आप इसको कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ये आपका लॉस होता है। अब अकाउंटिंग की बात करें तो इसे हम नॉर्मल लॉस से हम ग्रॉस प्रॉफिट को भी रिड्यूस कर देते हैं, नेट प्रॉफिट को भी रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हर साल लॉस होना है तो हम हर साल कंपेयर कर रहेंगे तो जीपी भी कम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एबनॉर्मल लॉस हर साल तो होता नहीं है, तो अगर इस साल अगर हमने जीपी में ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया और जीपी कम कर दिया तो हमें लगेगा पता नहीं इस साल जीपी कम क्यों हो गया। जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर है उन्हें लगेगा कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस से जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं और नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए नॉर्मल लॉस के लिए हम यहाँ कोई एंट्री नहीं बनाते थे। कोई एंट्री नहीं बनाने से क्या होता था, कोई एंट्री नहीं बनाने से जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे यहाँ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग, तो जो माल खराब हो गया और वो नॉर्मल लॉस है, तो अगर नॉर्मल लॉस है तो ऐसी सिचुएशन में वो ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस में तो होगा। अब वो खराब हो गया, ना तो वो सेल में है और ना ही वो क्लोजिंग स्टॉक में है। अगर हम उसे लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे लॉस ऑफ गुड्स, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस में आया, क्रेडिट में हमारा आ गया, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, तो हमारा जीपी कम नहीं होगा। लेकिन हम तो चाहते हैं जीपी कम हो जाए, क्योंकि ये तो लॉस है हमारा, हर साल होगा, तो हम इसे यहाँ लिखते ही नहीं है। जब हम लॉस ऑफ स्टॉक को लिखते नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो हमारा जीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली जीपी पीएनएल में जाता है तो वो भी कम हो जाता है। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सीखते हैं कि देयर इज नो नीड टू मेक एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस, आपको नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनानी है। एबनॉर्मल लॉस से आपको जीपी पे इफेक्ट नहीं डालना है, इसलिए आपको जीपी पे इफेक्ट नहीं डालना तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसकी एंट्री बनाते थे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या ट्रेडिंग। तो एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ऐसा कुछ भी अकाउंट लिख सकते हैं और फिर इस एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से हमारा पीएनएल में नेट प्रॉफिट तो कम हो जाता था लेकिन जीपी कम नहीं होता था, क्योंकि हमने इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी लिख दिया था, या तो परचेजेस को रिड्यूस करके
या हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा। तो आपके पास दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते थे, परचेजेस में से लेस कर दीजिए गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट, या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दीजिए। अब हम यहां बात करते हैं, ये तो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई। अब कंसाइनमेंट में क्या करेंगे, तो कंसाइनमेंट में भी हम यही करने वाले हैं। नॉर्मल लॉस के लिए कोई एंट्री नहीं बनाएंगे और एबनॉर्मल लॉस के लिए यही एंट्री बनाएंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस और ट्रेडिंग की जगह क्या नाम लिखा है हमने, कंसाइनमेंट। तो अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लेंगे। तो नॉर्मल लॉस के लिए कोई एंट्री नहीं और एबनॉर्मल लॉस के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अकाउंटिंग फॉर नॉर्मल लॉसेस। Normal losses are inevitable or unavoidable. These may arise due to natural causes like breaking in bulk, evaporation, leakage, drying, etc. No effort can prevent these losses. Normal loss in treated by ignoring the loss. It means that the value of the remaining stock absorbs this loss. Therefore, when there is some normal loss, the value of the remaining goods are artificially inflated to cover the normal loss. जो मैंने बताया ये लॉस है, हमें हर साल होता है। तो हमारा जो माल है अपने आप ये कैसे इन्फ्लेट होता है ये समझिए। मान लिया हमने 10,000 किलो माल 90,000 रुपए का मंगाया, तो रेट क्या बैठा हमारा रेट क्या बैठा पर केजी, कोई बताएगा 1 किलो का रेट क्या आया। अगर हम 10,000 किलो माल खरीदते हैं 90,000 रुपए का, तो 1 किलो रेट कितने का होगा, कोई बता सकता है मुझे। ₹9 पर केजी का रेट है। अब नॉर्मल लॉस हुआ, हमने का कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, 1000 किलो का नॉर्मल लॉस हो गया। तो 9,000 किलो हमारा बैठा माल बचा हुआ, तो रेट कितना हो गया, तो रेट हमारा अपने आप 10 रुपए किलो हो गया। तो रेट हमने ऐसा बढ़ा दिया, हर चीज का रेट बढ़ा दिया और कस्टमर हमें ये दे भी देगा, तो हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं नॉर्मल लॉस, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमारी जेब से जाएगा। Therefore, when there is no stock remaining unsold, there will be no treatment for normal loss. तो हमें कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है। बट वेयर देयर इज सम स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे तब हमें नो डाउट उसका कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा कि जो मैंने अभी भी आपको दिखाया कि हमारी जो कॉस्ट होती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है ना, ये वाली जो कॉस्ट होती है कि भाई हमारा जो रेट था वो 9 रुपए का था और अब जो रेट है हमारा 9 रुपए की बजाय 10 रुपए का हो गया है। तो ये जो चेंजेस हैं हमारे, इस चेंजेस को हमें लाने के लिए थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम इस सारे प्रोसेस को एक क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में केवल और केवल नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं होगा। एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल नॉर्मल लॉस होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें केवल एबनॉर्मल लॉस होता है, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों होते हैं। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को करने वाले। 1 जनवरी को एक्स ने वाई को 1000 टन माल भेजा है, व्हीट फ्लावर भेजा है, गेहूं का आटा भेजा है और 400 रुपए पर टन के हिसाब से भेजा है। मिल्क कॉस्ट 370 है, तो 370 का माल 400 में भेजा है, तो लोडिंग करके भेजा है। कंसाइनर ने 10,000 रुपए का खर्चा किया है, फ्रेट पर 5,000 का लोडिंग पर माल चढ़वाने पे खर्चा किया है। 30 जनवरी को अकाउंट सेल से पता चला है कि कंसाइनी को जो माल मिला उसमें से 900 टन माल उसने बेच दिया है और सेलिंग एक्सपेंस भी हुए हैं। कंसाइनी ने चेक भी भेज दिया है खर्चा काट के और कमीशन काट के। कंसाइनी ने बोला है कि 10 टन माल कम हुआ है पूरे के पूरे में, और क्योंकि हमारे हेडिंग है नॉर्मल लॉस की, इसलिए हम इसे नॉर्मल लॉस मान रहे हैं, वरना आपको एग्जाम में लिखा आएगा
ट्रीट इट एज नॉर्मल लॉस, नहीं तो हम इसे एबनॉर्मल लॉस भी मान सकते थे। 10 टन माल कम हो गया है, तो ये नॉर्मल लॉस अगर है तो क्या होगा, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और वाई का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो मेरी आप हेल्प करिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने में, मुझे जल्दी जल्दी सब आप जर्नल एंट्री बताना और बताना कौन सी एंट्री कहाँ पर आएगी। तो ये तो हमारा हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट और हमें बनाना है वाइज अकाउंट। तो बच्चों जल्दी से बताओ, माल भेजा है क्या एंट्री बनेगी, बताओ जल्दी से, माल भेजा है तो क्या एंट्री बनेगी, बिना देरी करे। कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट, अमाउंट कितना आएगा, 1000 इंटू 40, अमाउंट आएगा 4 लाख। और इसकी क्या लोडिंग भी होगी या बस इतना ही छोड़ देंगे हम, कुछ और भी होगा? तो रिवर्स साइड में आ जाएगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 इंटू 30 रुपीज की लोडिंग है, 30 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो 30,000 रुपीज की लोडिंग आ जाएगी। कंसाइनर ने खर्चा किया है, क्या एंट्री बनेगी, कंसाइनमेंट टू बैंक और फ्रेट के दिए हैं 10,000, लोडिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000, 15,000। ये लोडिंग एक्सपेंसेस हैं, लोडिंग नहीं है, जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो नहीं है। ये सेल्स हुई है, क्या एंट्री बनेगी सेल्स की, सेल्स की क्या एंट्री बनेगी, तो वाई डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो वाई के डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय वाई सेल्स। कितने में बेचा है, 900 टन बेचा है ना, तो इसका मतलब जो ये 400 ये सेलिंग प्राइस ही होगा, हमें कुछ बताया ही नहीं है क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पे भी माल बेच देते हैं। तो कितने का हो गया, 3,60,000 का। 3,60,000 का माल बेच दिया। उसने खर्चा भी किया है कुछ 2,000 रुपए का, तो क्या एंट्री बनेगी, कंसाइनमेंट टू वाई, कमीशन भी है उसका, कंसाइनमेंट टू वाई कमीशन, कितना आएगा कमीशन, 3,60,000 का 1% कितना होता है, 3,600। उसने पैसा भेज दिया जो पैसा भेजना था, तो कोई एडवांस तो था नहीं, तो बाकी बचा हुआ जो भी है अमाउंट वो ले लेते हैं उससे। बाय बैंक कितना आएगा, जो बैलेंस आएगा पैसा बचा हुआ कितना आएगा बताइए, 354,400। ये तो वाई के अकाउंट का काम खत्म हो गया। कंसाइनमेंट में हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, बाय स्टॉक, क्यों, क्योंकि हमने 1,000 टन माल भेजा था और अभी 900 टन माल ही बिका है, तो जो 100 टन माल है वो बचा हुआ है,
तो उसकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है अगर नॉर्मल लॉस है तो। वो क्या है उसे समझ लीजिए। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमें नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री तो बनानी नहीं है, तो हमें उसकी वैल्यूएशन भी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लॉस की हमें वैल्यूएशन करनी है क्लोजिंग स्टॉक की। और जब भी नॉर्मल लॉस होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, तो आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। इस पर कॉस्ट प्राइस पर बच्चों, इनवॉइस प्राइस पर आप नहीं निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जब भी नॉर्मल लॉस होगा आप हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेट होने वाला है नॉर्मल लॉस की वजह से। क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से आपका कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग 30 रुपीज के हिसाब से कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल लॉस के केस में इनवॉइस प्राइस पर नहीं करना, कॉस्ट प्राइस पर ही लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इसे टोटल बेसिस पर ही लेना है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस और प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। क्योंकि जो नॉर्मल लॉस की वजह से रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेट होगा, वो सारे माल का होगा, ना कि केवल क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको टोटल गुड्स एंट्री लिखना है एट कॉस्ट। हाँ, अगर कुछ रिटर्न आया है तो वो नेट लिख लेंगे, नेट ऑफ रिटर्न्स। माल वापस आया है तो वो रिटर्न करने के बाद का नेट देख लेंगे। तो जो माल भेजा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1000 टन का माल भेजा है, और 370 के हिसाब से उसकी कॉस्ट है 3,70,000। तो ये टोटल लेना है, कॉस्ट लेना है। दो बातें, एक तो टोटल बेसिस लेना, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 1000 टन में से 900 तो बेच दिया है, 100 बचा, और 100 में से 10 खराब हो गया तो 90 बचा, तो सीधा 90 के हिसाब से कर देना ना, आपको पहले टोटल ही लिखना है। प्लस क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस तब करते हैं जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट ले रहा होता। ये टोटल है तो टोटल ले लेंगे, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कितने हैं एक्सपेंसेस कंसाइनर के, 15,000। फिर हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जल्दी बताओ कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग। लेकिन यहाँ पर जो 2000 रुपए का खर्चा हुआ ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक के लिए माल टोटल आया और इतनी इसकी कॉस्ट आ गई। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें यूनिट्स भी लिखनी थी। हम चाहें तो यूनिट्स हम यहाँ लिख सकते हैं। ये 1000 टन है और इसमें से लेस करते हैं नॉर्मल लॉस। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस से अगर कुछ सेलिंग प्राइस कबाड़ से कुछ स्क्रैप पैसा मिल रहा है तो वो लेस हो जाएगा, वो अमाउंट तो हमें मिल नहीं रहा है। हाँ, हमारा 10 टन खराब हो गया है, तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट बैठी वो 3,85,000 जो कॉस्ट है वो 1000 टन की नहीं है, वो 1000 टन की नहीं है, वो 990 टन की कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट पर टन क्या हो गई बताओ, 385,000 डिवाइड बाय 990। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, 1000 माल भेजा, 900 बिक गया, 10 खराब हो गया, तो 90 यूनिट्स हैं। तो जब 3,85,990 की कॉस्ट है तो 90 की कॉस्ट कितनी है, जल्दी से बताओ, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ जाएगी। कितना आया जल्दी से बताओ, 35,000। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हो,
आप दूसरा काम ये कर सकते हो, यहाँ रेट निकाल सकते हो। रेट आ गया 3,85,000 डिवाइड बाय 990। बताओ क्या रेट आ रहा है, क्या रेट आया? नहीं बताओगे? 388.89। अब इसको अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि हम रेट निकालने की जगह सीधा ये फॉर्मूला लगा दें। ये बहुत सिंपल सा है, कॉस्ट पर यूनिट। भाई हमने क्या करा, 90 यूनिट माल बचा है और उसको 388.89 एक यूनिट के 1 टन के रेट से मल्टीप्लाई करा। तो ये आया कैसे, 388.89 आया कैसे? ये ऐसे ही तो आया, 3,85,000 डिवाइड बाय 990। तो यही तो करा हमने। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी। ये उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल लॉस के केस में कैसे आएगा। तो नॉर्मल लॉस के केस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 35,000। यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट कि भैया वर्किंग नोट में देख लो कैसे आया। अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए सिचुएशन में आ गए हैं, बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग। तो टोटल क्या आ रहा है हमारा, 30,000, 3,60,000, 35,000। तो टोटल आ गया 4,25,000। प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया बच्चों, जल्दी से निकाल कर बताइए। 4,400। तो प्रॉफिट आ गया, हमसे यही पूछा जा रहा था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी क्लोजिंग नॉर्मल लॉस होगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, इनवॉइस प्राइस पर नहीं लेंगे, टोटल बेसिस पे लेंगे। और लास्ट में नॉर्मल लॉस को अमाउंट में से लेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल लॉस को स्क्रैप करने से कुछ अमाउंट मिल गया तो वो माइनस भी हो जाएगा, और यूनिट्स में से माइनस होने के बाद एक रेट आ जाएगा, उस रेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी।